हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 13 जिसका नाम है कारक यानी केस। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक का सामान्य अर्थ है क्रिया करने वाला, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आज रोहन का जन्मदिन है। वह स्कूल में अपने दोस्तों के लिए टॉफी लाया। उसने सभी दोस्तों में टॉफियां बांटी। मध्यावकाश में सभी दोस्तों ने मिलकर टॉफियां खाई। उसके बाद वे खेल के लिए मैदान में खेलने लगे। उपरोक्त वाक्यों में दिए गए रंगीन अक्षरों को ध्यान से पढ़ो और आप देखेंगे कि इन वाक्यों में का, में, के लिए, में, ने, के, में आदि विशेष चिन्ह लगे हुए हैं। ये चिन्ह वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों के क्रिया करने की भूमिका को दर्शाते हैं। व्याकरण में हम इन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ये सभी चिन्ह कारक के हैं। तो बच्चों, कारक के कुछ चिन्ह होते हैं। कारक क्या होते हैं हमने देखा। संज्ञा या सर्वनाम जिन चिन्हों से क्रिया की भूमिका को दर्शाया जाता है वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे आज रोहन का जन्मदिन है, हमने यहाँ का लिखा ना, तो का ये क्या है बच्चों, कारक चिन्ह है। इसी तरह कारक चिन्ह और भी होते हैं। आइए पढ़ते हैं। नीचे सभी कारकों और उनके चिन्हों या परसर्गों को दिया जा रहा है, इन्हें पढ़िए और समझिए। कारक, स्पष्टीकरण और कारक चिन्ह। सबसे पहले कर्ता, क्रिया को करने वाला, इसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, इसका कारक चिन्ह होता है को। करण, क्रिया का साधन, इसका कारक चिन्ह होता है से, के द्वारा। संप्रदान, क्रिया जिसका हित करे, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। अपादान, क्रिया जिससे किसी का अलगाव बताए, जैसे से। संबंध, क्रिया से निम्न दो पदों के बीच संबंध बताने वाले इनके कारक चिन्ह होते हैं का, के, की, ना, नी, ने, रा, री, रे। अधिकरण, क्रिया जहां और जब हो, जैसे में और पर। संबोधन, संबोधन की जाने वाली संज्ञा, इसके कारक चिन्ह होते हैं हे, अरे। विशेष, कभी कभी कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राधा नृत्य कर रही है, इस वाक्य में भी राधा करता है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यह वाक्य अकर्मक क्रिया है और ने विभक्ति अकर्मक क्रिया के साथ नहीं आती। वर्तमान काल और भविष्य काल में भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राधा नृत्य कर रही है, वर्तमान काल है, हमने कहा राधा नृत्य कर रही है, लेकिन हमने अभी ऊपर ये भी तो पढ़ा है कि कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा यहाँ कर्ता कारक है। हमने अभी पढ़ा कि कभी कभी वर्तमान और भविष्य काल के वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वहाँ बच्चों कर्ता कारक होता है, कार्य करने वाला वहाँ मौजूद है, कर्ता कारक है, यानी कि राधा है यहाँ। तो राधा नृत्य कर रही है, यहाँ कर्ता कारक है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि ने का प्रयोग हो। दूसरा देखिए, राधा नृत्य करेगी, भविष्य काल, तो इसमें भी ने का प्रयोग नहीं है। आओ इन कारकों को विस्तार से पढ़ें। सबसे पहले कर्ता कारक, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य की क्रिया का जो संज्ञा सर्वनाम कर्ता होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे विवेक ने एक गाना गाया, पूजा पुस्तक पढ़ रही है। इन वाक्यों में गाना गाने का काम विवेक कर रहा है और पुस्तक पढ़ने का काम पूजा कर रही है, इसलिए इन वाक्यों में विवेक और पूजा करता है। कर्ता को बताने वाला परसर्ग ने है। सभी प्रकार के वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे प्रिया हंसी, प्रिया ने हंसी। ये आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, कौन सा ठीक लग रहा है, प्रिया हंसी या प्रिया ने हंसी। प्रिया हंसी, ने लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। प्रिया हंसी से हमें समझ में आ रहा है यहाँ कर्ता कारक है। खुशी ने खाना खाया, तो खुशी ने खाना खाया, ने लगाने की आवश्यकता है यहाँ हमें। खुशी खाई तो कोई वाक्य नहीं बना। हम पढ़े हैं
कोई संबंध नजर नहीं आ रहा हमें। हमने पुस्तक पढ़ी है, अब हमें संबंध साफ दिखा बच्चों। लड़के पौधे लगाएं, लड़कों ने पौधे लगाए। तो आपने देखा किस तरह कर्ता कारक में ने की कहाँ आवश्यकता होती है और कहाँ नहीं। अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक को बताने वाला प्रसर्ग को है, पर कभी कभी को नहीं भी होता है। जैसे गुंजन खाना पकाती है, दादाजी ने बंदर को देखा। क्रिया के साथ यदि किसे या किसको प्रश्न पूछो तो उत्तर में कर्म मिलता है। चलो देखिए, तो गुंजन खाना पकाती है, इसे यदि हम किसे से प्रश्न करते हैं, गुंजन किसे पकाती है? खाना पकाती है, हमें उत्तर मिला, तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि कर्म कारक है। आगे देखिए, करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे मम्मी हाथों से कपड़े धोती है, विवेक वायुयान से कोलकाता गया। इन वाक्यों में हाथ कपड़े धोने का साधन है तथा वायुयान कोलकाता पहुंचने का, अतः ये करण कारक है। करण कारक का प्रसर्ग से है, कभी कभी से के बदले द्वारा या के द्वारा का भी प्रयोग होता है। तो बच्चों, जहाँ से के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाए वहां करण कारक होता है, लेकिन यहाँ जो से है वे साधन के रूप में आता है। किसके रूप में आता है बच्चों? साधन के रूप में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मेरी दादी बाजार से मेरे लिए एक खिलौना लाई, दादाजी ने निर्धनों को वस्त्र दान दिए। वाक्य की क्रिया के साथ किसको या किसके लिए प्रश्न पूछने से जो उत्तर मिलता है वह संप्रदान कारक में होता है। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वहां संप्रदान कारक को गौण कर्म भी कहा जाता है। जैसे भूखों को खाना दो, तो बच्चों यहाँ जो को है ये क्या है? ये है संप्रदान कारक। मेरी दादी बाजार से मेरे लिए एक खिलौना लाई, यानी किससे? वाक्य की क्रिया के साथ यदि हम किसको और किसके लिए से प्रश्न पूछेंगे तो वहां यदि हमें उत्तर मिलता है वहां होगा हमारा संप्रदान कारक। आगे देखिए, अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम पद से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का प्रसर्ग से है। जैसे हमने से तो बच्चों के ऊपर कर्म में भी पढ़ा था, लेकिन इससे और उससे में अंतर है। वहां साधन के रूप में प्रयोग हुआ था, यहाँ से अलगाव यानी कि अलग होने के रूप में प्रयुक्त होगा। जरा आप देखिए, तो सभी लड़कियां मंदिर से घर जा रही हैं। मंदिर से तो अलग हो रही है ना लड़कियां, मंदिर से घर जा रही है यानी मंदिर को तो छोड़ दिया, मंदिर से अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहाँ जो से है वह अपादान कारक कहलाएगा। झरने से पानी गिर रहा है, झरने से पानी अलग हो रहा है, अलगाव के अर्थ में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ जो से प्रयोग होगा वो अपादान के अर्थ में होगा। इन वाक्यों में मंदिर से झरने से अपादान कारक है। अपादान की अन्य स्थितियां तुलना करने की स्थिति, जैसे हेमा रेखा से सुंदर है, भय भूत से सब डरते हैं, सीखना बच्चा माँ से सीखता है, ल जाना बहू ससुर से लजाती है। अधिकरण। अधिकरण कारक जो संज्ञा सर्वनाम पद क्रिया के होने का आधार, स्थान या समय आदि का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे घास पर बच्चे खेल रहे हैं, मैदान में लड़के खेल रहे हैं। इन वाक्यों में घास पर और मैदान में क्रिया का आधार बना रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक है। संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम पद का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाला संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का वाक्य की क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। संबंध कारक के प्रसर्ग है का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने इत्यादि। जैसे बिन्नी का भाई सो रहा है, मेरा बेटा कॉलेज गया है। हाँ बच्चों, अभी जो हमने ऊपर दो वाक्य पढ़े हैं, बिन्नी का भाई सो रहा है, इसमें जो बिन्नी का संबंध किससे दिखा रहा है? का से दिखा रहा है, तो ये है हमारा संबंध कारक। इसी तरह देखिए, मेरा बेटा कॉलेज गया है, मेरा बेटा यानी कि बेटे का संबंध किससे दिखा रहा है? मेरा से दिखा रहा है। हमने इसका चिन्ह क्या पढ़ा था? रा, री, रे पढ़ा था ना, तो में रा लग रहा है, मेरा हो गया, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि संबंध कारक है। इसकी एक विशेषता यही भी है कि ये प्रसर्ग लिंग के अनुसार रूप बदलते हैं। जैसे
इमरान का बेटा, मेरा बेटा। सुजीत का बेटा, सुजीत की बेटी या बेटियां, मेरी बेटी। रमन के भाई, मेरे भाई। संबोधन कारक देखिए, संबोधन का भी सीधा संबंध वाक्य की क्रिया के साथ नहीं होता। जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या सावधान करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन का कोई उपसर्ग नहीं होता। इसके पहले हे, रे, अरे, भाई इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जिसे संबोधित किया जा रहा है उसके नाम के स्वर को खींचकर बोला जाता है। जैसे हे परमात्मा, मुझे माफ करना। अरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो? मोहित, तुम कहाँ हो? जिन शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है वह संबोधन कारक होता है। जैसे संबोधन का कोई प्रसर्ग नहीं होता, लेकिन रे, अरे, हे आदि शब्दों के पीछे हे, रे, हरे, हे आदि शब्दों को लिखने के बाद हम बच्चों एक डंडा और नीचे बिंदी कर खींचते हैं, यानी कि विसर्यादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। तो इन चिन्ह के साथ जो शब्द आते हैं वे कहलाते हैं हमारे संबोधन कारक। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं प्रसर्ग यानी कारक। तो आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और उसी से संबंधित पीछे कुछ गृह कार्य दिया गया है वह भी करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।